इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा पॉलिनोमियल का सारा कंसेप्ट से लेकर जो एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या है, पॉलिनोमियल चैप्टर है तो हम ये समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। यदि मैं समझूँ इसको हिंदी में बोला जाता है बहुपद। अगर हिंदी से हम समझें तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, बहु और पद। बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब अलग अलग पार्ट। तो कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा यदि पार्ट में है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद। अब एक से ज्यादा का क्या मतलब है, जैसे मैं कहूं कि ये 2x लिखा हुआ है, ये क्या है, एक पद है। अब इसी में अगर कोई और चीज आ जाता है तो क्या हो गया, दो पद हो गया। एक पद 2x हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, 1 हो गया। यदि मैं एक कह दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3। ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन यदि यही चीज क्या हो गया, 2x केवल अलग हो जाए तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। 2x स्क्वायर केवल लिखा हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। यदि मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल में दो चीजें होती हैं। पॉलिनोमियल में दो चीजें क्या क्या होती हैं, एक होता है इसमें वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। तो जो देख रहे हैं इसमें कि x क्या है, वेरिएबल का काम कर रहा है। यदि हम पहला एग्जांपल लें तो 1 क्या है, कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और इसमें क्या है, कांस्टेंट 1 है। ये वेरिएबल आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या लेते हैं या फिर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ये जो x के पावर में होता है, जैसे यहाँ क्या है, x, पहला एग्जांपल में x के पावर में क्या छुपा हुआ है, 1, और दूसरे वाले में क्या है, 2, और यहाँ पर 1 है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें जो मैक्सिमम पावर होता है ना, जो मैक्सिमम पावर होता है, ये पॉलिनोमियल का जो टाइप्स है उसको डिसाइड करता है। जैसे इसमें मैक्सिमम, इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है, x का 1 है। इसमें देखा है यहाँ 2 है, 1 है, लेकिन मैक्सिमम क्या है, 2 है। यदि कोई और लिख लिया जाए पॉलिनोमियल, क्यूब बना लेता हूं मैं, इसमें क्या है, मैक्सिमम क्या है, 3 है। तो ये तीनों का क्या होगा, अलग अलग नाम होगा। तो जो जिसमें पावर क्या हो, पावर या इसको, इसी को डिग्री बोलते हैं। जो x के पावर में जो होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। यदि इसको पढ़ा जाए तो बोला जाएगा डिग्री ऑफ 1। ये क्या हो गया, डिग्री 2 हो गया, ये डिग्री 3 हो गया। तो जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री 1 हो, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसमें डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, मतलब मैक्सिमम पावर x का हो या फिर y का हो, वो 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है स्क्वायर। आप लोगों को पता है स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर ही तो है, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर ही तो है। तो जो स्क्वायर दिख जाए तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और जिसमें क्या हो जाए, 3 हो जाए, उसको बोलते हैं, 3 डिग्री हो जाए उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हमारा क्या होता है, ये जो इसका यहां पर क्या है, x का पावर 3 है, 2 है, 1 है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म गया। ये उल्टा सीधा किसी भी तरह से हो सकता है, ये किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। तो जो पावर मैक्सिमम होगा जहां दिख जाए, जैसे मैं इसको बोलूं कि ये लिखा जा सकता है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x क्यूब प्लस 1। तो इसमें हम चेक करें कि मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम क्या है, 3 है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब देखें कि पॉलिनोमियल में और कुछ चीजें होती हैं कि जो पावर है ना, वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का होना चाहिए। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव और फ्रैक्शन है तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आप यहां पर क्या क्या सीखे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, x का पावर जो हो 1 2 3 4 5 इस तरह से हो, और टर्म कितने हो,
ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है, 2 टर्म है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 4 है, और फोर्थ वाला भी वही लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये क्या है, अगर केवल सिंगल टर्म लिखा रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कराएगा। पॉलिनोमियल के लिए और दूसरी चीज क्या है, जो एक्स का पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और दो हमारे लिए पॉलिनोमियल के लिए चीज होती है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता रहे, और कांस्टेंट जो फिक्स है। जैसे यहाँ क्या है, 1 ये फिक्स है, लेकिन हम x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। 1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन x क्या करेगा, ये वेरी करता रहेगा। इसलिए x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और दूसरे वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट। और वेरिएबल और कांस्टेंट मिलाकर ही बनता है हमारा पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक को अच्छी तरह से समझते हैं। लीनियर में क्या हो रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है, x का पावर जो क्या है 1 दिख रहा है। यदि इसकी ग्राफ की हम बात करें तो इसका ग्राफ जो होगा, यदि ये y एक्सिस है, और ये क्या है x एक्सिस में ले लेता हूं, इसका ग्राफ जब भी होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन जैसे इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। अब दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ देखेंगे तो हमेशा क्या होगा, पैराबोला बनाएगा। ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, या इसको कट कर सकता है, या फिर नीचे कट कर सकता है। और क्यूबिक में क्या होता है, उसका ग्राफ जो होता है इस तरह से होता है। हमारे सिलेबस में मेनली है लीनियर पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक का कैसा होगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक हमने बता दिया कि पैराबोला का कैसे होता है, इस तरह से, इसी को पैराबोला बोलते हैं, या नीचे की तरफ हो जाए। अब इसका एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं अगले स्लाइड में। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मेरा कहने का मतलब है, यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से मतलब लिखा कैसे जाएगा, एग्जाम्पल यदि देखा जाए, जैसे ये होता था 2x प्लस 3 हो गया, ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या लीनियर है। इसमें क्या दिख रहा है कि ये ए का काम ए की जगह पर 2 आ गया है, और बी की जगह पर क्या है 3 आ गया। यहाँ पर बी कांस्टेंट का काम कर रहा है। यदि x का एग्जाम्पल लें, इस तरह से हो गया, a की जगह पर हम कुछ पुट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर क्या हो गया, a की जगह पर 2 हो गया, b मतलब 4 और c मतलब 5। इस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल लें, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये इसमें क्या है, इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, इस तरह का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसमें ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, और ये सी का काम करेगा, ये डी का काम करेगा। ए बी सी डी हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अभी हम लोग रूट पढ़ेंगे कि रूट क्या होता है, मतलब कि किसी पॉलिनोमियल में क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ये हमारा ए बी सी डी से इससे एक रिलेशन आता है। उस रिलेशन के बारे में जानने से पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म जानना जरूरी है कि इसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी होगा। यदि हम लीनियर की बात करें तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ए है, और कांस्टेंट टर्म बी है। क्वाड्रेटिक में क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो आगे वाला है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर से जो टर्म, जो कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई है, वही कोफिशिएंट कहलाएगा एक्स स्क्वायर का। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और ये कांस्टेंट टर्म इसमें सी है। उसी तरह से इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का बी, और सी एक्स का सी, और डी
कांस्टेंट टर्म है। अब हम लोग क्या किए, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते, इसी से हमारा जीरो डिफाइन होगा। तो जीरो क्या होता है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है। इस जीरोज को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, मतलब किसी पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, या फिर इसका एक और नाम है रूट्स, अलग अलग नामों में जाना जाता है, लेकिन इसको एक ही बात है सारी चीजें। तो रूट क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो रूट या जीरो या सॉल्यूशन करने का मतलब है कि मतलब यदि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब यदि एक एग्जाम्पल लूं लीनियर का 2x + 3 है, मतलब x की वैल्यू हम क्या रखें कि ये पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। x के जगह पर क्या रखा जाए, ये पूरा होल टर्म क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो वही क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है, या सॉल्यूशन कहलाता है, या फिर ये बोल दीजिए कि रूट कहलाता है। यदि मैं देखूंगी यहां मतलब हम x क्या रखें कि ये पूरा टर्म जीरो बन जाए। तो यदि मैं देखूं तो क्या रखा जाए, यहां पर 3/2 यदि रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, यदि x के जगह -3/2 रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 है तो ये क्या क्या दे रहा है, जीरो हो गया। मतलब इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -3/2 है। मतलब x की जगह पर हम -3/2 रख देते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो बन जाता है। उसी तरह से हमारा क्वाड्रेटिक में भी हो जाता है, जैसे 2x² + 4x + 5 है। तो यहाँ हमारा मेन मकसद होता है कि x की वैल्यू क्या रखी जाए कि हमारा ये पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यही क्या कहलाता है, जीरोज सॉल्यूशन या रूट्स कहलाता है इस पॉलिनोमियल का। मतलब जिस x के लिए पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो बन जाए, वही क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। चाहे पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो। यदि हम इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में समझें, ग्राफ के फॉर्म में समझें, यदि कोई ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो। मैं यदि क्वाड्रेटिक का बात करूं, एक क्वाड्रेटिक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि इस तरह से ग्राफ गया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है, जितनी जगह पर x को इंटरसेक्ट कर रहा है, वही दोनों वैल्यू जो x का देगा, जैसे मान लो कि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ -1 है और यहाँ -2 है। इसका इस जिस भी क्वाड्रेटिक का एक ग्राफ होगा, उसके दो सॉल्यूशन होंगे, वो क्या होंगे, -2 और 2। मतलब जीरोज क्या कहलाएंगे, 2 और -2। मतलब इस x के लिए क्या हो जा रहा है, हमारा y कोऑर्डिनेट ये है और x कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। इस दो पर हमको, इस ग्राफ को यदि हम ड्रा कर रहे हैं, तो इस दो पर, इस x पर हमें y क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। मतलब ना हम ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं। तो इस पे क्या हो जा रहा है, y होने का मतलब इसको लिखा जाता है जैसे इस पॉलिनोमियल को y = 2x + 3। मतलब x की वैल्यू इसमें देखा जाए तो -3/2 जब होगा तब ये y कहाँ होगा, यहीं पे होगा, उसी समय जीरो होगा। मतलब जहां कट कर रहा है वहां पर y क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। कोई भी ग्राफ है। अब मैं एक और मतलब जितनी जगह कट कर रहा है कोई भी ग्राफ, यदि आप ग्राफ को क्वेश्चन देकर क्या पूछता है, कोई ग्राफ ऐसे ड्रा कर दिया, ये क्यूबिक का है एक्चुअल में, तो यहाँ पर कितनी जगह पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 और 3। तो इसका कितना रूट होगा, 3। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, 3। या ये पूछा जाए कि इसके जीरोज कितने होंगे, तो 3। कोई ग्राफ है इस तरह से है, यहाँ कितनी जगह पर इस ग्राफ कट कर रहा है, 2 जगहों पर। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। ये ग्राफ है, ये एक भी जगह नहीं कट कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नॉट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन का ये जो ग्राफ है, x को क्या कर रहा है, x एक्सिस को किसी भी जगह पर नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब मान लीजिए इस तरह से है, ये भी एक क्यूबिक का ही है, ये कितने जगह पर कट कर रहा है, एक जगह पर, तो इसका सॉल्यूशन कितना हुआ, 1 आया। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये पैरेलल जा रहा है x के, तो इसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे,
जीरो होंगे, कहीं भी कट नहीं करना। मतलब मेन हमारा ग्राफ में क्या खोजना है कि कितने जगह पर हमारा जो पॉलिनोमियल का जो लाइन है, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने जगह पर काट रहा है, वही क्या होगा हमारा नंबर ऑफ जीरो जो होगा। तो अब एक बात और हम लोग कर लेते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा इसके रूट्स कितने होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स के रूट कितने होंगे, क्वाड्रेटिक के कितने होंगे। तो लीनियर के मैक्सिमम 1 होगा और क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 होगा और क्यूबिक का मैक्सिमम 3 होगा। मतलब x के पावर में जितना होगा वही मैक्सिमम, शब्द पे ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वही होंगे। मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर का सॉल्यूशन जीरो भी हो सकता है, मतलब नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, 1 सॉल्यूशंस भी आ सकता है, 0 सॉल्यूशंस भी आ सकता है। मतलब मैक्सिमम कितना हमको रूट मिल सकता है 2 और लीनियर में कितना मिल सकता है 1। और उसी तरह से पावर में 3 है, मतलब क्यूबिक है तो 3, अगर 4 होता तो 4, मैक्सिमम 4, मतलब जीरो की भी संभावना। अब जीरो की संभावना जैसे हमने बोला कि लीनियर के लिए कैसा ग्राफ होगा, लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह, एक एक सोल्यूशन मिल रहा है। सीधा नहीं एक्चुअली मैं खींच पा रहा हूँ, लेकिन सीधा आप मानते हैं। एक ऐसा भी कंडीशन होगा कि जो एक लाइन होगी इस तरह से, यदि ये एक्स एक्सिस है, ये एक जो लाइन होगी वो सीधी जा सकती है, मतलब एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल जा सकती है, कहीं भी एक्स को ना कट करे। लेकिन है तो लीनियर ही, स्ट्रेट लाइन है, इसका उस समय सोल्यूशन क्या होगा, जीरो होगा, मतलब नो सोल्यूशन होगा। उसी तरह से क्वाड्रेटिक में भी क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक में इसको हम लोग देख ही लेते हैं अलग से। लीनियर पॉलिनोमियल क्या क्या संभावनाएं हो रही हैं ग्राफ में, लीनियर में इस तरह से जा सकता है तिरछा, 100 कितने जगह कट कर सकता है, एक जगह। ये लाइन इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, मतलब चाहे कुछ भी हो आप करके देख लेना, एक जगह ही कट करेगा। लेकिन एक और तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रूट्स, या फिर बोले कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1 होंगे। लेकिन एक ऐसा भी केस होगा लीनियर के केस में, ये क्या हो जाए, पूरा पैरेलल चला जाए एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस, और इसी में एक नीचे से भी जा सकता है, ये पैरेलल चला जाए, तो इस केस में क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। अब उसी तरह से हम क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक में भी कई केस बनेंगे। एक तो केस ये हो सकता है कि हमारा ग्राफ क्या हो, इस तरह से चला जाए, ये कहीं भी हो सकता है, मतलब इस तरह से, ये सेम केस है, क्या ऊपर से ही चला जाए, तो पैराबोला तो बन रहा है, क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। या ये भी हो सकता है कि ये नीचे से ऐसे चला जाए, जितने भी ग्राफ होंगे, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है। इस केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक होते भी पॉलिनोमियल, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जीरो होंगे। जीरो और जीरो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं, जीरो इसका नाम भी है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो होंगे, मतलब यार नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो होंगे। अब दूसरा केस क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक में, कि हमारा ग्राफ क्या करे, इस तरह से एक जगह टच करे और क्या करे, निकल जाए। एक्स एक्सिस को कितने जगह टच कर रहा है, एक जगह, नीचे से भी हो सकता है, कितने जगह टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, पहले ही बताया, क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, पैराबोला बनेगा, तो पैराबोला बनना मतलब क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन कितने जगह टच कर रहा है, एक जगह, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1 होंगे। और तीसरा केस हमारा क्या हो सकता है, जो हमने पहले भी देख चुके हैं हम लोग एग्जाम्पल में, कि कुछ इस तरह से कट करे या फिर कुछ इस तरह से कट करे, यहाँ पर 2 जगह कट कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक में भी 3 केसेस बन रहा है, एक तो जीरो सोल्यूशन हो गया, एक 1 सोल्यूशन, एक 2 सोल्यूशन। लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब क्वाड्रेटिक में पावर कितने थे, 2 थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, 2। लीनियर में एक्स के पावर में कितना था, 1 था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, 1 आए। उसी तरह से आपसे क्यूबिक की बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे,
3 होंगे क्योंकि पावर 3 है। यदि इससे ज्यादा भी है, 4 है, तो मैक्सिमम कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। हम नंबर ऑफ सोल्यूशन ग्राफ देखकर कैसे पता कर सकते हैं। जैसे हम लोग अब अपना क्या करते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं, अपना पहला एक्सरसाइज। अब आप लोग बता सकते हैं कि यदि फर्स्ट डायग्राम की बात करूं मैं, इस वाले डायग्राम की, तो इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये उसके पैरेलल लाइन गया हुआ है। ध्यान से देखें, ये वाली जो लाइन है एक्चुअल में लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा। तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, क्वेश्चन में वैसे पूछा गया है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 0। एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशंस। और इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है? केवल एक जगह टच किया हुआ है, यहाँ पर। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 1 आ गए। यदि इस ग्राफ की बात करें तो कितने जगह कट कर रहा है? 1 2 3, ये 3 जगह पर कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? 3 आ गए। अब आप तो देख सकते हैं ये कितने आ गए? 2। ये एक्चुअल में ये जितने हैं ये क्यूबिक का है, सेकेंड नंबर क्यूबिक का है, थर्ड नंबर क्यूबिक का है। ये देख रहे हैं पैराबोला बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक का कितने जगह कट कर रहा है? मैक्सिमम 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये 1 2 3 4, ये क्यूबिक से ज्यादा का भी है, फोर्थ वाले का है। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 1 2 3 4। एक्सेसिव को 4 जगह कट कर रहा है, यहाँ पर एक जगह कट कर रहा है, दूसरी जगह टच कर रहा है, फिर ये तीसरा जगह टच कर रहा है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए? 3। इसमें कितना है? 1 2 3 4 सॉल्यूशन हो गए। इसमें कितना हो गया? 1 2। और इसमें कितना हो गया? बस 1। इसमें कितना हो गया? 3। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ग्राफ इजीली समझ आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे इजीली हो जाएंगे। तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं रिलेशंस ऑफ रूट्स एंड जीरो देख लेते हैं हम लोग इसमें, कि रूट में क्या रिलेशंस होते हैं कुछ। तो लीनियर की यदि हम बात करें तो लीनियर में क्या होता था, इस तरह की पॉलिनोमियल हुआ करती थी। तो इसमें मैक्सिमम रूट कितना हो सकता है? मैक्सिमम रूट कितना हो सकता है? ओनली 1, केवल एक रूट हो सकता है मैक्सिमम। तो यहां पर हम लोग रिलेशन में क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चूंकि रूट कितने हैं? ओनली 1 है, रूट ओनली 1 है, तो यहां पर ना ही सम का हमारा सवाल है, ना ही प्रोडक्ट की, ना ही यहां पर हम क्या कर सकते हैं? समेशन कर सकते हैं, ना ही इसका हम कोई मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अकेला रूट है। तो हमारा आता है दूसरा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखा था? ax² प्लस bx प्लस c। तो जो रूट आते हैं इसमें मैक्सिमम रूट कितने आएंगे क्वाड्रेटिक में? आप देख ही चुके हैं कितने बार। मैक्सिमम रूट 2 आ सकता है। तो क्या किया जाता है? लेट कर दिया जाता है कि एक को मान लिया जाता है अल्फा और दूसरे को मान लिया जाता है बीटा, ये माना जाता है। मतलब 2 रूट आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब 2 एक्स एक्सिस पर वो क्या करेंगे? कट करेंगे, यदि ग्राफ बनेगा तो। यदि हम दोनों का मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट पर जो एक्स एक्सिस मिल रहा है जहां पर, उसी पॉइंट को हम अल्फा बोल रहे हैं, बीटा बोल रहे हैं, तो उनका एक सम भी होना चाहिए। मतलब अल्फा और बीटा, मतलब जो 2 हमारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं, 2 जीरोज आ रहे हैं, उनका एक रिलेशन होता है किससे? ये जो तीनों टर्म है उनसे कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो जब हम लोग सम की बात करते हैं तो ये होता है -b/a। हमारा हमें क्या होगा? कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा a क्या है, b क्या है, c है। जब भी हम रखेंगे b हमारा क्या होगा? साइन के साथ होगा। मतलब ये पूरा यहां से ये प्लस b है, यहां पर क्या रखा हुआ है? प्लस b। अगर यहां माइनस होता तो -b रखते। एक्चुअल में पूरा हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख लूं, x मान लीजिए 2x² -4x प्लस 2 है। तो यहां पर ये क्या है? b की जगह पर b को क्या लिखेंगे? -4, और c को क्या लिखेंगे? 2, और a को क्या लिखेंगे? 2। तो यदि हम रूट का सम जब निकालेंगे तो उस समय क्या करेंगे? ये तो हमारा माइनस पहले से है, लेकिन b की जगह पर क्या रखेंगे? -4, और
ये तो है। मेरा कहने का मतलब है ये b जब भी रखाएगा वो अपने साइन के साथ यहाँ रखाएगा, तभी हमें अल्फा और बीटा का सम मिलेगा। और एक दूसरा चीज होता है इनका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन होता है c बाई ए। तो ये दोनों क्या है रिलेशन, आपको क्वाड्रेटिक के लिए याद रखना है। क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसमें b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल को देख सकते हैं, उसके अनुसार इसका अल्फा बीटा का सम और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्यूबिक के लिए भी रिलेशन है। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको बी लेंगे, जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो ए लेंगे, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो सी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको डी लेंगे। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो इसलिए इसमें लेट कर दिया जाता है, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। इस तरह से दिखाया जाता है। तो यदि हम तीनों की बात करें, मतलब तीनों रूट आएगा, उसका सम कितना आता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? सेम टू सेम वही चीज है। सेम टू सेम क्या है? वही चीज है। उसमें क्या था? माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा था। यहां पर भी क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 रूट हो गए लेकिन फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पर क्या था? मल्टीप्लीकेशन था, थोड़ा चेंज होता था। यहाँ पर क्या, अल्फा बीटा को अलग अलग करेंगे, फिर बीटा का गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करते जाएंगे, और गामा का अल्फा के साथ। तो हमारा फॉर्मूला वही था जो अल्फा इंटू बीटा का था। फॉर्मूला क्या था? c अपॉन ए। अब हमारे पास एक तीसरा चीज आ जाता है इसमें, क्योंकि 3 रूट है, तो अल्फा बीटा और गामा, मतलब इन तीनों का यदि आपस में मल्टीप्लिकेशन देखना होगा तो एक आ जाता है हमारा एक नया फॉर्मूला डी बाई ए। तो ये रिलेशन आपको क्या होगा, याद रखना। तो आपने क्या रिलेशन देखा? क्वाड्रेटिक के लिए क्या मिला मुझे? क्वाड्रेटिक के लिए मिला हमको 2 रूट थे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो वही क्यूबिक की बात करें हम लोग, तो उसमें क्या हो जाता है? 3 रूट हो जाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका भी फॉर्मूला वही है जो इसमें सम का है। अब यहाँ 2 ही थे लेकिन यहाँ 3 है, तो बस फॉर्मूला वही रह जाता है, थोड़ा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। अब तीसरा हमारे पास क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये हमें क्या करना है? ये 5 फार्मूला याद रखना है। एक्चुअल में हमें पढ़ना है इन्हीं 2 का एक्सरसाइज। ये क्या थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज में हम देखें तो एक्सरसाइज 2.2, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये बोला है कि इनका एक पहले तो सोल्यूशन निकालो, रूट्स निकालो, या उसको बोले तो जीरोज निकालो। और फिर जीरो निकालने के बाद जो हमने रिलेशन देखा था अल्फा प्लस बीटा का या फिर अल्फा इंटू बीटा का, वो रिलेशन इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कैसे करेगा, वो चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेरीफाई करेंगे। हम लोग पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही चीज है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। एक फैक्टराइजेशन, एक्चुअल में सोल्यूशन से पहले इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसका हम लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर निकालने आपको आता है तो आप इसका इजीली सोल्यूशन निकाल लेंगे। तब इसको देखा जाए तो ये y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मतलब x की वैल्यू क्या रखी जाए कि हमारा y क्या हो जाए? 0 मिल जाए। x की वैल्यू क्या रखी जाए कि y क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। यही चीज हमें फाइंड आउट करना। यही तो जीरोज होते हैं कि x की जिस वैल्यू के लिए हमारा y क्या हो जाए? 0 हो जाए, वही हमारे उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। तो निकालने से पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है
जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, या फिर हम बोलेंगे पूरा एक्स स्क्वायर ही है, और ये जो पीछे वाला कांस्टेंट टर्म है साइन के साथ, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आता है? -8x² आता है यहां पर। और फिर ये बीच वाला जो टर्म है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, दो टुकड़ों में, दो पार्टों में इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि वो क्या करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर तो हमें -2x ही मिले, लेकिन यदि उनको दो पार्टों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिल जाए? -8x²। तो हमें उसी को सजाना है, तो क्या लिख सकते हैं? तो क्या ये हो सकता है -4x और +2x? यदि हम देखें तो इन दोनों को एक साथ सम करने पर क्या मिल रहा है? -2x ही मिल रहा है। -4x + 2x देखा जाती है तो -2x के बदले में आ गया, लेकिन हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, मतलब -4x और +2x में, तो हम देखेंगे कि हमको -8। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टराइज करके? x² -4x + 2x -8 = 0। मतलब यही ना है कि इसकी वैल्यू जब 0 हो जाए वही हमको x पता करना है, या फिर जिस x के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो हमको x पता करना है, तो पहले क्या कर लेंगे? हम इसको 0 बना लेंगे। अब क्या करते हैं? यहां से क्या करते हैं? x -4, यहां से x हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और जो बचा उसको लिख दिया ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो यहाँ ब्रैकेट में है वही बनाने की कोशिश करेंगे अलग ब्रैकेट में। यहाँ यदि 2 कॉमन लेते हैं हम तो बीच में क्या आता है? x -4 = क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। अब हम देखें ये पूरा एक साथ आ गया और ये पूरा एक साथ आ गया। इन दोनों में देखें कॉमन चीज क्या है? x -4 है। तो जो चीज कॉमन है हम इसको एक बार लिख लेते हैं, जो बचता है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। मतलब यदि हम देखा जाए तो x = 4 के लिए हमारा y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और x = -2 के लिए भी हमारा y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसके रूट के कितने आ गए? 2 रूट आ गए, और कौन कौन? एक हुआ 4 और एक हो गया -2। अब हमको क्या करना है? ये पहला इसका पार्ट हो गया कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन मतलब अल्फा बीटा का था, तो एक को हम क्या कर सकते हैं? इसको एक को अल्फा मान सकते हैं और एक को क्या मान सकते हैं? बीटा मान सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? -b/a आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? देख लेते हैं कि अल्फा और बीटा को सम करने के बाद क्या -b/a के बराबर ही आ रहा है। तो यदि हम इसको, ये हमारा यदि ये प्रूफ करने के टाइप का हो गया कि ये LHS है तो ये RHS आना चाहिए। यदि आता है तो ये हमको क्या करना है? रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेफ्ट साइड में क्या अल्फा प्लस बीटा है, तो हमने क्या रख लिया? 4, और बीटा की जगह पर क्या है? -2 है। तो ये देखेंगे क्या आएगा? 2 आ गया। हम देखते हैं क्या -b/, ये इसको यदि हम LHS ले लेते हैं और RHS ले लेते हैं, हम देखते हैं कि RHS में -b/a, मतलब क्या ये भी 2 ही आ रहा है? 2 आता है तो वेरीफाई हो गया। माइनस यहाँ पे b की जगह पर क्या है? -2 है। तो ये तो पहले तो एक माइनस है ही, और दूसरा वाला एक -2 आ गया। नीचे क्या है? 1। यदि हम देखें तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही थी वही -b/a की भी वैल्यू, -b/a की भी वैल्यू आ रही है, वही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है। मतलब ये चीज क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ये रिलेशन हम लोगों ने जो निकाला है उसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इसी का क्या है? 4s² - 4s + 1। इसमें वेरिएबल s हो गया, और यदि हम ABCD की बात करें तो a के बदले में क्या है? लिखना नहीं है, बस आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। और p क्या हो गया? -4, और c क्या हो गया? 1 हो गया। अब चाहे तो वो जो पिछला क्वेश्चन था अल्फा प्लस बीटा हम लोग वेरीफाई किए थे, चलो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एंड द कोफिशिएंट। हाँ, एक चीज और वेरीफाई कर सकते हैं, जो c/a है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ रहा है कि नहीं, ये चीज आप करके देख लेना। अल्फा इंटू बीटा कितना है?
4 इंटू टू -2 -8 आ गया। और हम c बाई ए देखेंगे, c की वैल्यू कितनी थी -8 और ये कितना है 1 है, तो ये भी कितना आ गया -। तो हम अल्फा इंटू बीटा भी हमें वेरीफाई कर पा रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा से भी और अल्फा प्लस बीटा से भी, तो वो आप दोनों कर लेंगे। तो अब इसको हम सोल्व करना है, तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा 4s² अब +1, ये कितना हो जाएगा 4s²। अब हमको इसको स्प्लिट करना है, दो टुकड़ों में इस तरह से बांटना है कि सम या सबट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिल जाए 4s मिल जाए, लेकिन उन दोनों पार्टों को जो हम इसको स्प्लिट करने के बाद लिखेंगे वो क्या दे दें 4s² दे दें। एक तो हमारा ये हो सकता है 2s और 2s और 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4s² मिल जाएगा। लेकिन जब इसको सम करेंगे तो 4s आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें -4s लाना है। और इनको माइनस करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसी को हम यहाँ -2s और -2s कर लें तो देखेंगे कि -2s में -2s को सम करने पर तो -4s मिल रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में +4s² मिल रहा है। इसका मतलब दो टुकड़े क्या होंगे, क्या यही होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4s², ये क्या हो गया -2s +1, और ये क्या हो गया यहाँ से 2s कॉमन लिया, 2s आ गया यहाँ से, चल में x ले लिया s, और ये -1 यहाँ से। अब हमको यही चीज लाना है तो माइनस कॉमन लेंगे -1, यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा 2s -1। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2s -1 है। अब इधर क्या हो गया 2s -1। हमको क्या करना था, इसको इक्वल टू 0 करना था, तभी तो हम जीरोज फाउंड करेंगे। अब ये 0 मतलब s इक्वल टू एक आ गया 1/2 और दूसरा भी s इक्वल टू क्या हो गया 1/2। ये चीज आप समझ लें कि कैसे आ रहा है। इसको दो बार लिखा जाता है, 2s -1 इक्वल टू 0, मतलब यदि ये होल टर्म 0 हो जाता है तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 बन जाएगा। मतलब अलग अलग देख लेते हैं। दूसरा वाला भी 2s -1 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करेंगे तो s इक्वल टू 1/2, और इसको सोल्व करेंगे तो s इक्वल टू 1/2। मतलब कि अल्फा यदि बोला जाए तो 1/2 आया और बीटा भी कितना आया 1/2 आ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 इक्वल टू 1, और -b/a कितना है -4, और a की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना आ गया, ये ऊपर हो गया +4, नीचे हो गया ये 1। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये वेरीफाई हो गया। और दूसरा चीज अल्फा इंटू बीटा यदि हम वेरीफाई करें तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। अल्फा इंटू बीटा ये होता कितना है c/a होता है। c की वैल्यू कितनी है 1 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 1/4। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दिस इज वेरीफाइड। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, और क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। और क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बस इसका क्या है सीरियल गड़बड़ाया हुआ है, सॉरी ये स्क्वायर 6x²। इसका सीरियल पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या हुआ करता था ax² + bx + c। तो देख रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिख नहीं रहा है, x² वाला तो ये टर्म दिख रहा है, लेकिन जो बीच में ये होना चाहिए तो ये यहाँ पर है। तो ये ABC हमको लिखने में दिक्कत है। पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख लें, या फिर ऐसे बोल दें कि ये 0 होना चाहिए, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअल में क्या होगा 6x² - 7x - 3। सोल्व तो हम लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं। मतलब a इक्वल टू कितना है 6 है, और b इक्वल टू कितना है -7 है, और c इक्वल टू -3 है। तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें क्या है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो हमने क्या बोला था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 18x², वो भी माइनस में। अब हमको इस 7x को स्प्लिट ऐसे करना है
कि 7x ही रहे, लेकिन जो दो टुकड़े बनेंगे उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको -18 मिल जाए। अगर ध्यान से देखा जाए तो -9x और 2x ले ले तो क्या बन जाएगा, -9 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो गया, x² हो गया। अगर इसको हम सम करें तो -9x प्लस 2x कितना आएगा, 7x हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। अब यहां से कॉमन क्या होगा, एक तो x कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 3x। यहाँ क्या हो गया, 2x हो गया, यहाँ से 2x हो गया और यहाँ पर क्या आएगा 3 3 जा। अब देखेंगे तो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 है, मतलब केवल हमको 1 + 1 कॉमन लेना है, बाकी हमारा सब कुछ क्या है रेडीमेड बन चुका है। अब क्या किए, 2x माइनस 3 दोनों में है, 2x माइनस 3 यहाँ और यहाँ कॉमन ले लिया, बचा क्या 3x + 1, मतलब x = क्या आ गया, यहाँ से निकल के 3 गया उधर प्लस और ये 3/2 एंड यहाँ से यदि देखेंगे तो ये गया तो -1 और नीचे क्या हो गया 3। तो हमें क्या मिल गया, यदि अल्फा बीटा की फॉर्म में देखें तो अल्फा = ले सकते हैं 3/2 और बीटा = -1/3। ये नाम का है बस, अल्फा बीटा हम लोग सम करके देख लेंगे, ये तो आसान काम है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, 3/2 प्लस -1/2 कितना हो जाएगा 2/2 = 1। और अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, -b/a, -b/a क्या देखते हैं 1 के बराबर है, तो b की जगह पर कितना है, ये माइनस और ये -7, a की जगह पर कितना है, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये -1/3 है, तो आप इसको करके देख लेंगे। ये 3 2 कितना हो गया 6 हो गया और 3 3 ये 9 हो गया और ये कितना हो गया -2 हो गया, ये 7/6 आ गया एक्चुअल में। यहाँ से भी देखें तो 7/6 आ चुका है। जैसे से आप अल्फा इंटू बीटा में निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं, हमारा रूट निकालना है, बाकी वेरीफाई तो आप कर ले रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज बस इसी एक्सरसाइज को करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8। यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें 4u² + 8u + 0 कुछ नहीं है, तो मतलब a कितना हो गया 4 हो गया, b कितना हो गया 8 हो गया और c कितना हो गया 0 हो गया। ABC निकल गया हमारा। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है, तो इसके इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब चूंकि इसमें इसको फैक्टराइज करने का सब बहुत आसान है, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 4u कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया u + 2 = 0। तो एक यहाँ से देखेंगे तो u = 0 मिल गया और यहाँ से देखेंगे तो u = -2 मिल गया। तो हमारे दो रूट क्या आ गए 0 और -2। वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा = कितना हुआ 0 + -2 मतलब -2। ये किसके बराबर होना चाहिए -b/a के, और b की जगह पर क्या है 8 है और a की जगह पर क्या है, देखिए तो ये भी कितना आया, अगर इसको -b/a निकाला जाए तो ये भी कितना आ रहा है, क्या यही चीज आ रहा है -b/a, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें कितना आ रहा है 0 × -2 = 0 इक्वल टू, इसको अगर हम c/a लिखें, c कितना है, c तो 0 ही है, ये कितना है 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं c/a, इस तरह से भी लिख सकते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t² - 15। इसको हमको क्या बनाना है, इसका जीरोज फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या कर लेते हैं =0 कर लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो t², यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये आप बोल सकते हैं 0t - 15, मतलब b की जगह पर क्या है 0 है और c की जगह पर क्या है -15 है और a की जगह पर क्या 1 है, a = 1 है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया था। अब देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा। ये तो इस तरह से फैक्टराइज दिख नहीं रहा है, कुछ किया जाए तो अगर हम देखें
तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ध्यान से देखें तो ऐसा बनाया जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का जब स्क्वायर करेंगे, मतलब रूट में कोई चीज होता है इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अंदर वाला बाहर रहता है। मतलब क्या, यहाँ रूट 15 है तो 15 मिल जाएगा, रूट 2 है तो 2 हो जाएगा उसका। मतलब 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 स्क्वायर। इसको लिखने से हमें फायदा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो माइनस रूट 15 ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब हमें t इक्वल टू क्या मिल गया, यहां से निकला क्या, रूट 15 और यहां से क्या निकला, t इक्वल टू ये उधर गया तो माइनस 15। तो हमारा 2 रूट ये आ गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, ये कितना हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया, 0 हो गया। और इक्वल टू ये यदि हम बोला जाए तो हमारा b माइनस बी बाई है, तो b की बदले में क्या है, 0 है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। a कितना है, 1 है। ये तो एक्चुअल में ये बोल सकते हैं कि b बाई ए, कोई मतलब नहीं है, b बाई ए की भी वैल्यू 0 आ रही है। उस तरह से अल्फा इंटू बीटा हम देख सकते हैं, रूट 15 इंटू रूट 15 मतलब माइनस 15 और अल्फा इंटू बीटा कितना क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू देखें तो माइनस 15 पहले से है और ए की वैल्यू 1 है, मतलब माइनस 15। तो ये क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई है, वेरीफाइड। तो बाकी का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसमें क्या है, अब इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, 3 है, और b इक्वल टू क्या है, -1 है, और c इक्वल टू क्या है, -4 है। तो हमारा पहला काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है -12x²। हमको -x को या फिर -12 मतलब इसको स्प्लिट करके -x लाना है, या फिर -x को इस तरह से लिखा जाए कि मल्टीप्लाई करें -12। तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैं बोलूँगी 4x और 3x। देखते हैं 12 होता है, अगर ये घटा दें सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ लगाएंगे माइनस तो प्लस x है, अगर यहाँ लगा दें माइनस तो -12x² मिल गया, और माइनस इनको प्लस करेंगे तो -x भी मिल गया। अगर यहाँ माइनस लगाते -3x लिखते और +4x लिखते x मिलता। तो हमारा क्या हो गया, स्प्लिट करने के बाद -4x और 3x आ चुका है। तो क्या करेंगे, 3x² प्लस 3x -4x -4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो x + 1 हो गया, और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, x + 1 हो गया। और x + 1 दोनों जगह है तो x + 1 कॉमन ले लिया, 3x - 4 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखें तो x इक्वल टू -1 हो गया, और यहाँ से देखें x इक्वल टू क्या हो गया, 4 गया उधर और 3 गया नीचे। x इक्वल टू मतलब अल्फा बीटा ये निकल गया। अल्फा प्लस बीटा आप निकाल के देख लीजिएगा कि वो -b/a के इक्वल हो रहा है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने स्कूल्स ग्रुप में, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।